डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक डिफरेंट केस के बारे में बात करेंगे। केस 2, कल हम लोगों ने केस 1 डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें सिचुएशन है टू बॉडीज कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग सच दैट वन लाइज ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। तो देखिए इसमें जो बॉडी है, दो बॉडीज, एक मास m1 दूसरा मास m2। तो मास m2 इज हैंगिंग एंड मास m1 is residing on the smooth surface, ठीक है। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, एक पुली से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो फिर से वही केस है। तो जब देखिए, जब ये मास m1 इसमें है तो m2 क्योंकि नीचे जा रहा है, m2 नीचे जा रहा है तो m2 पे एक टेंशन लग रहा है T2 ऊपर की तरफ, ठीक। ऐसे ही जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये m1 को नीचे खींचेगा, तो m1 जो है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में ये शिफ्ट होगा, स्लाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें भी एक टेंशन आएगा T1, m1 है तो उसका टेंशन T1। अब इसमें कंडीशन है इफ़ पुलीज इज़ फ्रिक्शनलेस, अगर पुली फ्रिक्शनलेस है तो T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा, T1 इक्वल टू T2 और A1 इक्वल टू A2, ठीक है। मतलब दोनों के टेंशन सेम हो जाएंगे क्योंकि जितना फोर्स m2 नीचे की तरफ लगाएगा, ठीक है, जितना टेंशन, देखो जो टेंशन है वही F इक्वल टू mg है, ठीक। क्योंकि इसमें नीचे जो वेट लग रहा है, मतलब नीचे देखो, नीचे जो फोर्स लग रहा है वो m2g लग रहा है और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, T2, ठीक। तो ऊपर जो टेंशन लग रहा है T2 और T1 इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है हमेशा सेंटर की तरफ होती है, जो पुली का जो सेंटर होता है उसी की तरफ ये पॉइंट करते हैं, इतना याद रखना, ठीक। तो इसमें क्या होगा, ये T2 जो है ये ऊपर की तरफ लगेगा। आपने देखा होगा अगर रस्सी को आप जो है स्ट्रिंग को नीचे वेट लटका दो तो रस्सी बिल्कुल तन जाती है, बिल्कुल टाइट हो जाती है। तो क्यों टाइट हो जाती है? क्योंकि उस पर एक टेंशन होता है, रस्सी पे, स्ट्रिंग पे एक टेंशन होता है, ठीक है। तो ये जो है ये टेंशन है, इसी टेंशन की वजह से ये क्या करेगा, m1 को नीचे मूव कराएगा, मतलब m1 को ये स्मूथ सरफेस पे ये मूव कराएगा, ठीक। अगर पुली फ्रिक्शनलेस है तो T1 इक्वल टू T2 हो गया, A1 इक्वल टू A2 हो गया, ठीक है। और इफ़ पुली इज़ नॉट फ्रिक्शनलेस, अगर पुली फ्रिक्शनलेस नहीं है तो T1 इज़ नॉट इक्वल टू T2 एंड A1 इज़ नॉट इक्वल टू A2। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर फ्रिक्शनलेस होती है पुली तो T1 इक्वल टू T2 होगा, A1 इक्वल टू A2 होगा। अगर फ्रिक्शनलेस नहीं है तो T1 इज़ नॉट इक्वल टू T2 एंड A1 इज़ नॉट इक्वल टू A2, ओके। थर्ड पॉइंट, मोशन ऑफ M1 एंड M2। M2 विल मूव वर्टिकल, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। M2 जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। M2 क्योंकि अपने वेट की वजह से वो डाउनवर्ड मूव करेगा, और M1 जो है विल मूव हॉरिजॉन्टल, ये क्योंकि M2 जब नीचे जाएगा तो M1 उसी के साथ साथ ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करेगा। M2 अगर डाउन मूव करेगा तो M1 क्या राइट मूव करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, मैं क्लियर बात है ये। अब एक प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर पुशिंग a 30 kg wooden bar over a wooden floor at a constant speed. Coefficient of friction of wood over wood is equal to 0.25. वुड का मतलब जो सरफेस है वो भी वुड की है और ये वुड का ब्लॉक है तो वुड ओवर वुड, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ वुड ओवर वुड इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। अच्छा देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से समझना। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर पुशिंग अ 30 kg वुडन बार ओवर अ वुडन फ्लोर एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड का टर्म आया है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब मैंने आपको बताया है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, ज़ीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। मतलब v कांस्टेंट है तो v का आप dv/dt लोगे तो वही एक्सेलरेशन हो जाएगा, a इक्वल टू dv/dt, ठीक है। तो v अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो dy dx होता है वो क्या हो जाता है,
0, डिफ्रेंसिएशन करोगे 0 आ जाएगा। ओनली व्हेन नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि F इक्वल टू ma होता है, ठीक है। और Fa जो है ये आपका इक्वल होगा Fr के, कांस्टेंट स्पीड का यही मतलब है। Fa इक्वल टू Fr की वैल्यू है म्यू n, ठीक है। और n इक्वल टू क्या है? mg। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप बना के देखिए। ये फ्री बॉडी डायग्राम जो ब्लॉक इसके ऊपर रखा है, समझिए, जैसे कि ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा है, तो इस पर एक वेट लग रहा होगा इसका mg, मान लो m मास है इसका, और जितना वेट लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये मान लो ये फोर्स Fa अप्लाइड इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस पर इधर की तरफ इस पर ये फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.25 है। तो n इक्वल टू mg हो गया, n इक्वल टू mg तो हो गया। और Fr की वैल्यू होती है म्यू n। Fr की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू n। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू इंटू n। n इक्वल टू क्या हो गया? mg, ठीक है। m इक्वल टू क्या हो गया? mg। तो n की वैल्यू यहाँ पुट, म्यू की वैल्यू पुट करेंगे 0.25 इंटू n की वैल्यू mg, तो m की वैल्यू है 30 और g की वैल्यू 9.8 है। तो Fa इक्वल टू म्यू mg इक्वल टू 73.5 न्यूटन। इट्स Fk और काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अगर नहीं क्लियर हो तो आप पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।